हेलो दोस्तों, आज हम लोग डेली जी के जी एस टेस्ट नंबर 10 को डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 9 तक का टेस्ट का डिस्कशन कराया जा चुका है। उसको टेस्ट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो जाकर सभी टेस्ट को आप लोग फटाफट लगा लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 10 देखने वाले हैं। ये टेस्ट खान सर के द्वारा डेली टेस्ट लिया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने एग्ज़ाम में जीके जीएस का पोर्शन रहता है, इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देंगे सभी में जीके जीएस पूछता ही है, तो इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। टेस्ट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इससे पहला वाला टेस्ट का आप लोग सभी लगा लीजिएगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के काल क्षेत्र यानी टाइम जोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। देखिए इसमें कथन दिए गए हैं, इसमें देखना है कौन जो काल क्षेत्र के संबंध में सही है। तो इसमें पहला कथन है, देखिए कह रहा है कि समग्र देश के लिए एक मानक समय है। तो बिल्कुल सही है, समग्र देश के लिए एक मानक समय होता है। जैसा कि भारत का मानक समय रेखा जो कि इसका ट्रिक होता है कि उमा छत से उड़कर आ गई। ऊ से हो जाएगा यूपी, एम से हो जाएगा, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़, से को छोड़ दीजिए, उसके बाद ऊ से हो जाएगा उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश। तो ये सभी भारतीय मानक समय रेखा हैं, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के भिन्न काल क्षेत्र हैं। भिन्न नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि भारतीय मानक समय IST GST से 5.5 घंटे पीछे हैं। गलत है, ये 5.5 घंटे पीछे नहीं है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही कौन है, पहला ही सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सूची में दिए गए हैं क्षेत्र, दूसरे सूची में राज्य दिए गए हैं और इसको मिलान करना है, इनको मिलान करना है। देखिए बघेलखंड कहाँ है बताइए, तो बघेलखंड तो ये है, याद रखिएगा MP में है, मध्य प्रदेश। कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो पहला का ए का दूसरा किस में है, ए का दूसरा इसमें नहीं है, ए का दूसरा इसमें नहीं है। अब 2 ऑप्शन बच गया, एक और देख ले हैं। कुटनाड ये कहाँ है, तो यह है केरल में। कहाँ है, केरल में है। तो देखिए बी का 3 इसमें किस में दिख रहा है, बी का 3 इसमें नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे मिला लीजिए, सौराष्ट्र का क्या हो जाएगा, तो सौराष्ट्र का हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। और राग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा की सही क्रम को प्रस्तुत करता है। क्रम में इसको सजाना है, बताइए कौन प्रस्तुत करता है इसमें। तो इसमें देखिए सबसे इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको कौन कौन हो जाएगा, तो नमचा, बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, तो सभी क्रम में हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पछुआ हवाएं वे हवा है जो बहती है। बताइए तो पछुआ हवाएं वे हवा है जो बहती है, बताइए किस क्षेत्र में बहती है। तो यह बहती है 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य बहती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि विली विली है। बताइए विली विली क्या है, तो यह एक प्रकार का उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्या है, चक्रवात है, एक प्रकार का क्या है, तो चक्रवात है। ये उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। इसको याद रखिएगा।
विली को ही जापान में टाइफू के नाम से जाना जाता है और चीन में इनको टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो एक ही नाम को अलग अलग नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज़ेरोफाइट वनस्पति अधिकतर पाई जाती है। बताइए कहाँ पाई जाती है? तो ये अधिकतर मरुस्थल में पाई जाती है। कहाँ? मरुस्थल में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो कहाँ पाई जाती है? ये मरुस्थल में, याद रखिएगा। और जेरोफाइटिक जो कि एक जड़ें होती है जो लंबी और गहरे होती हैं, याद रखिएगा। इसकी विशेषता जो कि इसका पत्तियाँ जो होती है वो बारीक होती है और इसके ऊपरी पेस्ट चिकना होता है, खुरदुरा होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है इसमें सूची 1 में कोयला क्षेत्र है, सूची 2 में अवस्थिति दिया गया है। इनको मिलान करना है, तो मिलान कीजिए तो क्या हो जाएगा? कुजबास कहाँ है? तो कुजबास याद रखिएगा रूस में है। कहाँ है कुजबास? ये रूस में है। तो देखिए ए का दूसरा किस में है? ए का दूसरा इसमें नहीं है, ए का दूसरा इसमें नहीं है, ए का दूसरा इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला है रेड बेसिन। देखिए सब मिला लीजिए। रेड बेसिन कहाँ है? तो रेड बेसिन है चीन में। कहाँ है? चीन में है। नेक्स्ट है ब्रिस्टल कहाँ है? तो यह है यूनाइटेड किंगडम। कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है। और न्यू साउथ वेल्स ये कहाँ है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जर्मनी में जो कि रूर बेसिन होता है जो कि राइन नदी के पास है और यूरोप का यह सबसे बड़ा क्या है? कोयला क्षेत्र है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, राइन नदी को रेड नदी के नाम से भी जाना जाता है जो कि कहाँ है? हनोई के किनारे है और इसका राजधानी कहाँ है? हनोई का वियतनाम। क्या है? वियतनाम का राजधानी क्या है? हनोई, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व के दो समस्थानिक गुण में भिन्न होते हैं। बताइए किसी तत्व को उसमें दो समस्थानिक जो होते हैं उनके गुण भिन्न होते हैं, किस में होते हैं? समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। क्या हो जाएगा? आइसोटोप्स। ये किसमें क्या होते हैं? तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या एवं द्रव्यमान की संख्या क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समस्थानिक यानी एक तत्व के अनेक परमाणु, और P इक्वल टू जेड होता है और जेड इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और रासायनिक गुण इसका समान होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। भौतिक गुण भी भिन्न होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा। और ये था आइसोटोप्स का। आइसो बार का भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? बताइए किसके उत्पन्न से संभारिक उत्पन्न होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा अल्फा। क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, याद रखिएगा। अल्फा किरण हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर थोड़ा गलत हुआ है। क्या हो जाएगा? बीटा किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीटा, क्योंकि किसमें उत्सर्जन के संभारिक उत्पन्न होता है? तो यह होता है बीटा किरण में, अल्फा किरण नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए उपग्रह का कक्षीय वेग v तथा पलायन वेग v हो तो vy बराबर होगा। बताइए किसके बराबर होगा? तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला से निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा। पलायन वेग v इक्वल टू होता है अंडर रूट 2gm/r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2gr √2gr हो जाएगा। उसके बाद कोणीय वेग होता है कक्षीय वेग जो कि √gr होता है। क्या होता है? √gr और v यानी पलायन वेग 2gr इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × gr। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 √2 हो जाएगा। तो कक्षीय वेग निकाल लेंगे तो v/v इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/√2।
तो ऑप्शन में देखते हैं 1/√2 है कि नहीं। देखिए 1/√2 है ऑप्शन सी में। किस में है? ऑप्शन सी में। अगले क्वेश्चन का है कि मान लो कि पृथ्वी के व्यास के अनुदिश एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सुरंग खोदी जाए और सुरंग में एक कण गिरा दिया जाए तो इसकी गति क्या होगी? बताइए इसकी गति क्या होगी? तो इसकी गति एक सरल आवर्त होगी। क्या होगी? सरल आवर्त। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड विराम अवस्था में अचानक दो समान द्रव्यमान के खंडों में विभक्त होता है तो गतिशील हो जाए तो दोनों खंड पर क्या होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए दोनों खंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान वेग में गति करेंगे। समान वेग से गति करेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किसी बंदूक से गोली छोड़ी जाती है जिससे किस बंदूक पीछे की ओर हटती है। बताइए कि बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से क्या होगी? बताइए तो यह बंदूक की गतिज ऊर्जा से गोली से गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो यह बिल्कुल कम होगी। क्या होगी? कम होगी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या आप लोग को पता होगा? यह अनियंत्रित संलग्न पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन में गलत है। अनियंत्रित क्या होगा? संलयन होना चाहिए। संलयन लिख दिया गया है। संलयन अभिक्रिया से होता है। क्या होता है? संलयन अभिक्रिया से। परमाणु बम अभिक्रिया क्या हो जाएगा? अब परमाणु बम में अगर पूछ देगा तो यह हो जाएगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। क्या होगा? नाभिकीय विखंडन। तो याद रखिएगा परमाणु बम अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों पर गिराया गया था। कौन सा शहर? तो हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा में यूरेनियम धातु था और नागासाकी में प्लूटोनियम था। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला। कह रहा है कि एक दी गई वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान m तथा भार w है तो उसी वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान यानी m तथा भार है। बताइए कितना हो जाएगा? बताइए तो कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए। m इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इक्वल टू m डैश और w इक्वल टू नहीं है w डैश। ऑप्शन ए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं? बताइए इसमें बताना है भौतिक परिवर्तन कौन है। तो पहला इसमें लौह धातु का पिघलना एक प्रकार का क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। उसके बाद अगला है कह रहा है कि लौह में जंग लगना यानी लोहा में जंग लगना ये एक प्रकार का ये भी भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद एक लौह छड़ को मोड़ना ये क्या है? ये रासायनिक है। क्या है? रासायनिक। और लौह धातु नेक्स्ट है इसमें कि लौह धातु का एक तार खींचना जो कि ये भी फिजिकल है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? भौतिक। भौतिक इसमें कौन कौन है? तो पहला भौतिक हो जाएगा, दूसरा भी भौतिक हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। तीसरा नहीं होगा, चौथा होगा। ये तो फिर केमिकल हो जाएगा। ये होगा और ये होगा और ये होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी नहीं होगा, इसमें क्या होगा? बी न होगा। हाँ 1 2 4 1 2 4 किसमें है? बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 26 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? बताइए किस आवर्त में रखे जाते हैं? तो यह रखे जाते हैं, याद रखिएगा 4 वाले में। किसमें? 4 वाले में। याद रखिएगा इसको। चौथा आवर्त सारणी में रखा जाता है 9 से 26 तक, जिसमें 9 से 26 तक इसका किसमें हो जाएगा? KLMN
ये किस में हो जाएगा? चौथा वर्ष सरणी में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो इसमें सम्मिलित होते हैं संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के आधार पर संरक्षण प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में ही एकांतवाद का सिद्धांत है। उसके बाद मेनका का बाद में भी है, याद रखेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधीन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया है? नहीं जोड़ा गया था। किस में नहीं जोड़ा गया था? यह नहीं जोड़ा गया था, याद रखिएगा, रेलवे को। किसको नहीं जोड़ा गया था? रेलवे को नहीं जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक मेहता समिति का गठन किस सरकार द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी मोरारजी सरकार के द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा के संबंध में है? बताइए कौन है इसमें? इसमें हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था 1974 में और इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि मिलान करिए। मिलान करने वाला क्वेश्चन है इसमें। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसको मिलान कीजिएगा तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। कह रहा है कि आरंभिक पूरा पसार युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सही है इसमें। पहला देखिए, कह रहा है कि पूरा पाषाण युग का आदिम मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था, जबकि सही है, बिल्कुल सही है ये। अगला है कि इस युग के औजारों में विदारनी और खंडन शामिल थे, ये भी सही है। अगला है कि इस युग के निवास स्थल अवशेष सोहन नदी घाटी पे पाए जाते थे। सोहन नदी कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में, सुलेमान के थन मेहरगढ़ में। तो याद रखिएगा। तो इसमें तीनों ही सही है, तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सही है। इसमें भी बताना कौन सही है। पहला कह रहा है कि भारत में उनका सामना सबसे पहले तक्षशिला के शासक आम्भी से हुआ था, जबकि बिल्कुल सही है ये भी। अगला है कि उसका भारत में पहला सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया था, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला है कि उसके द्वारा भारत पर आक्रमण के समय मगध पर मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था। तो बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा? जबकि गलत है, मौर्य वंश का शासक नहीं था। इसमें कौन किसका था? नंद वंश का। नंद वंश का शासक था। याद रखें, नंद वंश कब से कब तक? तो 326 से 323 ईस्वी तक। तो याद रखिएगा। तो ये गलत हो जाएगा। तो बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें कौन सही हो जाएगा? दो सही है। कौन? 1 2 1 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ दिया इसमें। बताइए इसमें कौन सही नहीं है, पढ़ना है। पहला है कि इस पर वर्ष 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे, बिल्कुल सही है। कब हुआ था? 1765 में। अगला है कि मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी औपचारिक रूप से अनुदत्त की, ये भी सही है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला है कि 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया था, ये भी सही है।
और नेक्स्ट है कि बनारस तथा आसपास के इलाके अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया था। यहाँ बनारस नहीं होगा, बनारस की जगह इलाहाबाद होगा, तो ये गलत हो जाएगा। इलाहाबाद हो जाएगा। इलाहाबाद तथा आसपास के इलाकों अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया था, जबकि ये यहाँ बनारस है, तो गलत हो जाएगा। तो इसमें बताइए कौन गलत ही पूछ रहा था। देखिए इसमें पूछा था नहीं कौन है गलत, यानी तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराजवादियों के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सही है। सही बताना है कौन है इसमें, बताइए कौन सही है। स्वराजवादी का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था, तो याद रखिएगा। और इसमें देखिए कथन दिए गए, कह रहा है कि इन्होंने राष्ट्रवादी नेताओं विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया था। ये सही है बिल्कुल, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला है कि स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को अस्वीकार कर दिया गया था। क्या कह रहा है? अस्वीकार कर दिया गया था, जबकि गलत हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसमें पहला ही सही है। क्या है? पहला ही सही है। यहाँ चौरा चौरी जो कि असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था, याद रखेगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें बताना है कौन सही है। बताइए तो कौन सा नहीं सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सही है, तो चलिए कह रहा है कि इन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत की। बिल्कुल सही है। भारत में रेलवे की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। और सबसे पहले कहाँ चली थी, कब शुरुआत हुई थी? तो 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें पॉइंट है अगला, कह रहा है कि इन्होंने शासन में भारत पर विद्युत तार की शुरुआत की। विद्युत नहीं, यहाँ विद्युत नहीं होना चाहिए, केवल तार पत्र की शुरुआत की। ये सही है बिल्कुल। अगला है कि इन्होंने भारत में पहली बार पृथक लोक निर्माण विभाग स्थापित किया। ये भी सही है। क्या है? तो ये भी सही है, यानी तीनों ही सही है। क्या है? तीनों ही बिल्कुल सही है। तीनों ही बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3। ऑप्शन में तो पहले नहीं है 1 2 3, ऑप्शन बना लीजिएगा 1 2 3, ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सही है। बताइए इसमें भी बताना है कौन सही है। कह रहा है कि डचों ने पूर्वी तट पर गजपति शासक द्वारा दी गई भूमि पर अपने कारखाने यानी गोदाम स्थापित किए, जबकि गलत है। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गजपति शासकों को नहीं, उड़ीसा में हुआ था। क्या होता है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला पॉइंट है इसमें, कह रहा है कि अल्फोंसो डी अल्बुर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीनकर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ये भी सही है। ये ऊपर वाला किसके कारखाना था? तो ये कारखाना था मछलीपट्टनम। कहाँ था? मछलीपट्टनम में था, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला पॉइंट है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर सम्राट के एक प्रतिनिधि से पट पर ली गई भूमि पर मद्रास एक कारखाना स्थापित किया। मद्रास में क्या किया? तो एक कारखाना स्थापित किया गया। ये भी सही है। तो देखिए इसमें 2 सही है 1 गलत है। तो क्या पूछ रहा था इसमें? सही तो 2 3 हो जाए। क्या हो जाएगा? 2 3। 2 3 किस में है? ऑप्शन डी में है। क्या है? ऑप्शन डी में 2 3। क्या हो जाएगा? 2 3 ऑप्शन डी में है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी में क्या है? तो 2 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि खानवा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें भी कौन सही है।
बताना है कौन सही है। कह रहा है कि राणा सांगा आगरा और दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। बताइए करना चाहता था कि नहीं। सही है, बिल्कुल करना चाहता था। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। ये भी सही है, बिल्कुल सही है, जिहाद का नारा दिया। और अगला कह रहा है कि राणा सांगा इस युद्ध में मारा गया। मारा नहीं गए थे, हार गए थे। क्या गए थे? हार गए थे। तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सही हो जाएगा? इसमें दो सही हो जाएगा, एक और दो। क्या हो जाएगा? एक और दो। एक और दो सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कौन सही है। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि इसने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत के लिए डोमेस्टिक स्टेट की सिफारिश की। बिल्कुल सही है ये। अगला है कि इस रिपोर्ट में प्रांतों को भाषाई अधिकार पर गठित करने का प्रावधान था। ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस रिपोर्ट के जवाब में जिन्ना ने केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के 1/3 प्रतिनिधि की मांग की थी। ये भी सही है। तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इसमें बताइए कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का इसमें कार्य नहीं है। बताइए कौन कार्य नहीं है। तो इसमें नहीं है राजकोषीय घाटे का नियंत्रण, ये नहीं होगा। बाकी ये साख पर नियंत्रण होगा, साख पर नियंत्रण होगा और मुद्रा आपूर्ति पर होगा, रुपए के बाह्य उन्मूलन पर होगा। तो इसमें गलत कौन है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मतलब क्या हो जाएगा? बैंक इसमें होता है कैश, तरलता, नोट नीति, ये सभी होती है। राजकोषीय घाटा ये कौन नियंत्रित करता है? तो ये सरकार नियंत्रित करता है, इसलिए इसमें नहीं होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई। बताइए किसके लिए प्रारंभ की गई। बताइए किसके लिए प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन यहाँ है, ऑप्शन से देखिए, बताइए किसको प्रारंभ की गई थी। तो यह प्रारंभ की गई थी देश के वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहन करने के लिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला इसमें गलत हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। और इसमें जीविका होता है, ये भी नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में मुंबई शेयर बाजार के लिए कौन सा वक्तव्य सही है। बताइए कौन सही है इसमें। बताइए तो कौन सही है। तो इसमें तो सभी सही है। क्या है? सभी बिल्कुल सही है। सेक्शंस क्या होता है? सेक्शंस जो कि इसमें 30 कंपनियां होती है। क्या होती है? 30 कंपनियां। तीनों ही सही है बिल्कुल। यह भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है। बिल्कुल सही है। इसे दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। इसके शेयर सूचकांक को सेक्शंस कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम हृदय के रूप में कार्य करता है। कृत्रिम हृदय के रूप में बताइए कौन कार्य करता है इसमें। इसमें तो सभी कार्य करता है। जिरविक 7, एबिकोर और सिनकार्डिया एवं फोनिक्स 7, ये सभी करता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और बताइए इसमें कौन गलत है। गलत पूछ रहा है इसमें। कह रहा है कि मछलियों को श्वसन दर स्थलीय जीवों की तुलना में धीमी होती है। धीमी नहीं होती, यहाँ तेज होती है। तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। धीमी नहीं, यहाँ तेज होती है। क्या होती है? तेज। अगला है कि एक वयस्क व्यक्ति 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है। बिल्कुल सही है। 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है और 72 बार दिल धड़कता है और छोटा बच्चा में 25 बार, याद रखिएगा। अगला है कि मानव द्वारा खींची गई हवा जो फेफड़े में प्रवेश करती है
करती है में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। ये भी सही है, बिल्कुल 21% होती है। अगला है कि मानव द्वारा बाहर छोड़ी गई सांस 17% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ये भी सही है, बिल्कुल 17% होती है। और CO2 में कितनी होती है? 4%, याद रखिएगा। ऑक्सीजन O2 में होती है 17%, CO2 में 4%। सभी कितनी होती है? तो सभी मिलाकर 21% होती है। तो राइट आंसर इसका, देखिए ये भी सही है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? क्योंकि यहाँ गलत ही पूछ रहा था, यहाँ गलत पूछ रहा था। तो गलत कौन है? ए है, 1 नंबर है। तो ए इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश भयानक फिल्म देख रहे थे तथा उसके बाद उनके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और तथा गला सूख जाती है। यह किस कारण से होता है? बताइए किस कारण से यह होता है ऐसा? यह होता है, याद रखिएगा, लड़ना एवं उड़ना हार्मोनल प्रक्रिया है और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये दोनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन एवं प्राकृतिक स्रोत से जुड़े हुए युग्मकों को समझिए तथा इसमें से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। असत्य विकल्प का चयन करना है इसमें देखना है कौन सही है। तो देखिए ग्लूटेनिस जो कि गेहूं में होता है, बिल्कुल सही है। एल्बुमिन प्रोटीन किस में होता है? रक्त में होता है, ये भी सही है। फाइब्रोइन किस में होता है? फाइब्रोइन होता है रेशम के धागा में, बिल्कुल सही है। हिस्टोन किस में होता है? हिस्टोन दाल में नहीं होता है, गुणसूत्र में होता है। यही गलत है, यही गलत है। ये किस में होता है? गुणसूत्र में होता है। किस में? गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा था, कौन गलत है? तो गलत इसमें बताइए कौन कौन है। असत्य का चयन कीजिए। असत्य इसमें कौन कौन है? तो असत्य इसमें केवल 3 है। हाँ केवल 3 है इसमें। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गोल्डन राइस तथा गोल्डन राइस 1 राइस 2 निम्नलिखित में से किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? किस विटामिन का? यह है, याद रखिएगा, विटामिन ए के अच्छे स्रोत है। किसके? विटामिन ए के। याद रखिएगा विटामिन डी में क्या होता है? इसमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है विटामिन डी, याद रखिएगा। और सबसे तेज़ विटामिन डी बनता है, याद रखिएगा। और विटामिन B12 इसमें होता है, तो ये होता है जंतुओं में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण है? तना का उदाहरण यानी स्टेम, स्टेम को ही तना कहते हैं। इंटरनोड इसमें होता है। इंटरनोड यानी कोना नहीं होता है। क्या होता है? कोना नहीं होता है। तो बताइए इसमें कोना किस में नहीं होता है? ओल में होता है, अदरक में होता है, आलू में होता है, चुकंदर में नहीं होता है। चुकंदर में नहीं होता है, प्याज में भी नहीं होता है। तो कौन सही हो जाएगा इसमें? तना का उदाहरण पूछ रहा है, उदाहरण है तो कौन हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और 1 2 3 राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए कौन हो जाएगा। इसमें ओल में भी होता है, अदरक में भी होता है, आलू में भी होता है, चुकंदर में होता है, लेकिन प्याज में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश आम चुनाव में किस नेता की पार्टी ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है? यहाँ से करंट अफेयर्स का स्टार्ट हो रहा है। बताइए किसने चौथी बार हासिल की है? तो शेख हसीना। किसने? शेख हसीना। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रेरणा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, याद रखिएगा, 9 जनवरी को मनाया जाता है।
9 जनवरी 1915 से स्टार्ट हुआ है और 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA के नए CEO कौन बने हैं? तो नए CEO बने हैं रघुराम अय्यर। कौन बने हैं? रघुराम अय्यर बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे मिला? बताइए किसे मिला है? तो यह मिला है ओपेनहाइमर में परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चंदोबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है असम में। कहाँ मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद शामी रहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया लगभग 26 खिलाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9वां गुटर निरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित होगा? बताइए कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा कंपाला, युगांडा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है किसे? यह किया गया है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। कह रहा है कि वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? बताइए सबसे ऊंचा राज्य इसमें कौन है बाघों की मृत्यु के मामले में? तो यह है महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। तो ये रहा टेस्ट नंबर हम लोग का। टेस्ट नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले 1 से लेकर 9 तक का टेस्ट का डिस्कशन कराया जा चुका है। उसको अगर आप नहीं करे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर सभी टेस्ट को फटाफट आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये खान सर के द्वारा ये टेस्ट डेली लिया जाता है। डेली जी के जीएस टेस्ट है जो कि डेली ये लिया जाता है। इसमें लगभग 50 क्वेश्चंस रहते हैं और वीकली टेस्ट भी होता है जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो उसका भी लगभग वीडियो डाल दिए हैं, 2-3 वीडियो डाले हैं, 1-2 लगभग। उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स का भी वीडियो बहुत सारे डाले हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये टेस्ट को सभी लगा लीजिएगा, क्योंकि जितने भी 2024 में एग्ज़ाम आने वाला है सभी में जीके जीएस का पोर्शन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो इससे आप लोग का जीके जीएस कवर हो जाएगा। टेस्ट आप लोग डेली देते रहिए यहाँ से। और बहुत सारे बुक का भी प्रैक्टिस इसी चैनल पर डाल दिया गया है, आप लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिएगा। प्रैक्टिस से ज़रूर लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी अपडेट आप लोग को दिया जाता है। तो टेलीग्राम आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टेस्ट नंबर 11 देखेंगे। तो डेली आप लोग को टेस्ट मिलता रहेगा, तो टेस्ट में ज़रूर जुड़ना है। टेस्ट में आप लोग को ज़रूर जुड़ना है।